हमारे एनईपी के तहत कही जा रही है, उस विषय में एक विषय जो है वो यह है कि शिक्षा को किस तरीके से आईटी सेक्टर से जोड़ा जाए, किस तरीके से उसे ट्रेडिंग से जोड़ा जाए, कोडिंग से जोड़ा जाए। हमारे बीच में डॉक्टर विनय प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए, संक्षिप्त शब्दों में वो ये बताएं कि स्कूलिंग में इन चीजों की महत्ता क्या है और इसे आगे लेकर कैसे जाया जा सकता है। विनय प्रकाश जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी एवं सभी गणमान्य लोग और मेरे सामने बैठे सभी गणमान्य लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल बिशुनपुरा चंदौली से। बेसिकली किसी भी शहर या किसी भी ज़िले का विकास कैसे होता है इस बारे में चूँकि हम यहाँ चर्चा करने बैठे हुए हैं और आदरणीय तिवारी बंधु लोग जिन्होंने ये कॉन्क्लेव, चंदौली कॉन्क्लेव आयोजित किया, इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसी सोच हमने शुरुआत की। तो किसी भी शहर या किसी भी ज़िले का विकास तभी होता है जब उस ज़िले में बाहर से लोग आना शुरू हों, यानी कि यहाँ के जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बाहर से लोग आना शुरू हों। बाहर से लोग आना शुरू हों मतलब हम कहें दिल्ली का विकास हो गया, बॉम्बे का विकास हो गया, गुड़गांव का विकास हो गया, हैदराबाद का विकास हो गया। ऐसे बड़े शहर बड़े कैसे बने? जब हम यहाँ से गए उन बड़े शहरों में और हमने नौकरियाँ करनी शुरू की, हमने व्यापार करना शुरू किया, हमने वहाँ एजुकेशन लेना शुरू किया, तो उन शहरों का विकास होता चला गया। इस शहर का भी अगर विकास करना है, इस ज़िले का भी अगर विकास करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो पहले तो हमारे यहाँ के जो युवा हैं जो बाहर रह रहे हैं उनको कुछ न कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो वापस यहाँ आएँ और कुछ न कुछ ऐसा रोजगार शुरू करें, कुछ न कुछ ऐसी बातें शुरू करें, कुछ ऐसा कार्य शुरू करें जिससे यहाँ के युवा इंस्पायर्ड हो और उस तरीके से इस ज़िले को आगे बढ़ाएं। मैं भी बाहर रहने वाले व्यक्ति लगभग 4 साल पहले ज़िले में वापस आया और ज़िले में वापस आकर के हमने शुरुआत की। मेरी नज़र में अगर बात करनी है तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं वो सब कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़े होते हैं। चाहे हम इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की बात करें, ये सभी लोग आगे चल के डॉक्टर बन जाएंगे, एमडी बन जाएंगे। चाहे हम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की बात करें, वो इंजीनियर बन जाएंगे। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने वाले किसी भी व्यापारी की बात करें, हर व्यक्ति जब बड़ा होता है, हर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, जब जीवन में पैसे कमाना शुरू करता है, तो उसको पैसे का महत्व को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम इंसानों ने खुद ने मिलकर के एक ऐसी चीज़ बनाई दुनिया में जिसका नाम है करेंसी, और हम सभी इंसान उसी करेंसी के गुलाम हो गए। बनाया खुद ही ने और खुद ही गुलाम हो गए। अब चूंकि गुलाम हो गए हैं तो उसके साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे साथ एक बड़ी समस्या है। समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, हम कभी अपने बच्चे को ये बताते ही नहीं है कि भैया मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी सैलरी इतनी है और ये ऐसे ऐसे करके मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है और इसमें से इतना पैसा हम बचाते हैं, वो पैसा आगे तुम्हारी शादी के लिए या तुम्हारे व्यापार के लिए या तुम्हारी शिक्षा के लिए हमने बचा के रख रखा है। हम एज अ पेरेंट कभी अपने बच्चों से ये डिस्कशन करते ही नहीं है। लेकिन सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए, किसी भी बच्चे के मन में कभी भी मोटिवेशन तभी आएगा, वो मोटिवेट तभी होगा जब वो अपने ठीक पीछे की जनरेशन, यानी जो अपने माता पिता की जनरेशन है, उस जनरेशन को देखेगा कि कितनी क्राइसिस है या कितनी समृद्धि है, और तभी वो उसके मन में ये आएगा कि इस क्राइसिस को आगे चल के मैं अपने से कैसे ख़त्म करूँगा। लेकिन फाइनेंस को तो हमने जैसे एक छिपा हुआ सब्जेक्ट बना दिया है। हम बताते ही नहीं है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण है कि हमने क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन इस ज़िले में नींव रखी। मैंने हिम्मत की, एक क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन के ज़िले में नींव रखी और क्लास 6 से हम स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू किए। ज़िले में तमाम विद्यालय हैं। आदरणीय सभी जो बंधु हमारे पीछे बैठे हुए हैं, सभी लोग विद्यालय चला रहे हैं। हम सबसे निवेदन करते हैं कि एज अ सब्जेक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद ज़रूरी है और उसको किस तरीके से हाथों हाथ लिया गया इसके बारे में उदाहरण मैं देना चाहूँगा। तो विद्यालय में लगभग आज के समय में 150 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से आकर के पढ़ रहे हैं।
तो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? आज के समय में किसी के से भी कहा जाए कि भाई आपके रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए, मैं आपसे ही पूछूं कि आपके रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए, तो ज़्यादातर लोग जवाब ये देंगे कि हमारे रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होनी चाहिए। लेकिन ये 60 साल बना क्यों? इसके पीछे का कारण है मानसिक कारण है। आज से ठीक 20-30 साल या 40 साल पहले की बात करें तो जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, वो सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट उनकी 60 साल में होती थी। बेसिकली 60 साल का कॉन्सेप्ट ये है कि 25 साल में अगर नौकरी लगी तो 25 साल से आपको 35 ईयर्स का टाइम मिलता है, जिस ड्यूरेशन में आप थोड़ा थोड़ा पैसा पीएफ के फॉर्मेट में सेव करते हैं, और वो पीएफ के फॉर्मेट में सेव किया हुआ पैसा जब एक बड़ा वेल्थ बन जाता है, उस वेल्थ से आपको पेंशन मिलनी शुरू होती है, जिससे आपके रिटायरमेंट होने के बाद के खर्चे चलने शुरू होते हैं। तो कुल मिला जुला के रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि भाई मेरे पास एक ऐसी वेल्थ क्रिएटेड हो जिस वेल्थ से मैं अपने आगे के आने वाले जीवन को चला पाऊं, और ठीक वैसे ही चला पाऊं जैसे आज चला रहा हूं। लेकिन हमको ये सोचना जरूरी है कि ये चीज़ जब हम सोचना शुरू करते हैं, जब हम समझना शुरू करते हैं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार 30-35 की एज में हम ये सोचना शुरू करते हैं कि चलो अब पैसा बचाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिटायर 40 साल की उम्र में हो जाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 45 की उम्र में एक ऐसी वेल्थ क्रिएट करके बैठ जाएं जो वेल्थ हमको जीवन भर आगे जो मेरा मनचाहा कार्य करने दे और मैं वो कार्य करता रहूं? इसकी शुरुआत हम जितनी जल्दी करेंगे, यानी कि एक बच्चा जिस दिन पैदा हो रहा है उसी दिन से करना शुरू कर दें, तो शायद मेरा बच्चा भी 35-40 की एज में रिटायर हो जाए। लेकिन आज सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि वो इस तरह के फ़ोन कॉल पे कॉलर ट्यून लगाए कि अपना OTP और पिन किसी से शेयर ना करें? क्यों ज़रूरत पड़ रही है? सिर्फ उसके पीछे कारण यही है कि हमने बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन अभी तक दिया ही नहीं है। हमने किसी को बेसिक लेवल से फाइनेंस की शिक्षा देनी शुरू ही नहीं की है, जिसकी ज़रूरत इस समाज को है, जिसकी ज़रूरत इस वर्ग में हर एक व्यक्ति को है। तो वो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन देना हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को मैं निभाते हुए, निर्वहन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, FD करते हैं, RD करते हैं, डिफरेंट तरीके के कार्य करते हैं। लेकिन जब आप उस कार्य को कर लेते हैं तो आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चलता है कि अरे वो जो व्यक्ति, जो एजेंट आया था, जिसने मुझे जो प्लान दिया था, उस प्लान में जो हुआ और जो उसने बताया था एक्चुअली में वो हुआ ही नहीं। ये हम में से 90% से ज़्यादा लोगों की समस्याएं हैं। तो ये समस्याओं का समाधान क्या है? ये समस्याओं का समाधान है फाइनेंशियल एजुकेशन। और मैं हर स्कूल, हर विद्यालय और प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को फाइनेंस की शिक्षा अवश्य दें, जो कि हमारे समाज को, अगर सही में 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमारे समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। भाई